Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about exercise questions, that is question number 7 to 13 of Human Eye and the Colorful World. This is the chapter number 11 of your NCERT textbook, right? हमने previous class में all in text questions as well as exercise questions 1 to 6 already cover किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, you can check it out. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. Question number 7 says that make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. So first question हम solve करेंगे. Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है उसके लिए आपको डिफेक्ट्स वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी ज़रूर कि हाइपरमेट्रोपिक जो आई होते हैं ना बच्चों, उसको पास वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं. इट मीन्स ब्लर दिखाई देता है. अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर में होगा तो वो ऑब्जेक्ट्स को हाइपरमेट्रोपिक आई क्लियरली नहीं देख पाएंगे, उनको ब्लर दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट्स. बट दूर के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में होगा वो उनको अच्छे से दिखाई देता होगा. ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है और उसका करेक्शन कैसे होता है एज पर द क्वेश्चन. चलिए समझते हैं डायग्राम्स के थ्रू. तो मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम्स बना रखे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई और उसका करेक्शन के लिए, राइट, ए बी एंड सी. अच्छा, फर्स्ट केस में क्या होता है, हमें पता है नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर डिस्टेंस कितना होता है, यस 25 सेंटीमीटर. बट हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं होगा. ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट्स 25 सेंटीमीटर में होगा तो हाइपरमेट्रोपिक आई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाएंगे, उनको ब्लर दिखाई देगा. बट अगर हम ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड रखते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस में रखते हैं तब हाइपरमेट्रोपिक आई उसको क्लियरली देख पाएंगे, राइट. तो फर्स्ट केस में हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखना है. ठीक है, तो फर्स्ट केस को हमने ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा. तो यहाँ पर क्या है, हमारा आई लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो वो लाइट्स को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, राइट. तो लाइट्स को कन्वर्ज करके कहाँ पर फॉल करवाएगा, रेटिना में फॉल करवाएगा, क्योंकि रेटिना में ही इमेज फॉर्मेशन होता है. यस, तो ऑब्जेक्ट्स 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है फ्रॉम द आई एंड यहाँ से लाइट रेज आती हैं, राइट. एंड ये लाइट रेज को हमारा आई लेंस कन्वर्ज करवाएगा. बट रेटिना में फॉल नहीं करवा के ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर वो कहाँ पर फॉल करवाएगा, वो बियॉन्ड रेटिना फॉल होगा. तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा फर्स्ट केस में, बियॉन्ड रेटिना. तो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर हुआ तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, बियॉन्ड रेटिना, राइट. इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से पीछे बनेगा. तो ऑब्वियसली हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा. बट सेकेंड केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट्स मोर देन 25 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रख लूँ मोर देन 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस हो गया मोर देन 25 सेंटीमीटर. यस, तो अभी क्या होगा, हमारा आई लेंस क्या करेगा, इजीली रेटिना में फोकस करवाएगा. रेटिना में ही क्यों, क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन जैसा काम करता है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है हमारे आईज में, है ना. सो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिल्कुल रेटिना में फॉर्म होगा, क्योंकि ऐसे डाइवर्जिंग लाइट रेज आए एंड हमारा आई लेंस उसको कन्वर्ज करके कहाँ पर फॉल करवा देगा, यस रेटिना में ही फॉल करवा देगा. तो सेकेंड केस में नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर अगर होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, रेटिना में ही फॉर्म होगा. तो सेकेंड केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसका करेक्शन हम कैसे करें, क्योंकि ये तो एक डिफेक्ट है ना. तो थर्ड केस में करेक्शन बाय यूजिंग, यस यहाँ पर ये हो गया हमारा आई लेंस एंड यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को रखना है एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर में, ठीक है ना. बट यहाँ पर आइस के सामने हमको क्या रखना है, किस लेंस के थ्रू यह करेक्शन किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है ना. अच्छा, तो जस्ट बिफोर फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड रेटिना फॉर्म होगा एंड इट्स ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द आई लेंस, राइट. इसीलिए हमारे कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर, यहाँ पर हमें आइज के सामने और एक कॉन्वेक्स लेंस को रखना पड़ेगा. सो करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस,
राइट। तो यहाँ ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। अगेन हमारा लाइट आई लेंस लाइट को अगेन कन्वर्ज करके रेटिना में फोकस करवा देगा। यस, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर में रहा तो ये लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। राइट, तो अगेन ये लाइट रेज अगेन हमारे आई लेंस के थ्रू कन्वर्ज होंगे एंड रेटिना में फॉल हो जाएगा। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया दैट मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग convex lens only. The next part is that the near point of a hypermetropic eye is 1 meter. Again हमें eyes draw करना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका near point दे दिया है 1 मीटर। इट मीन्स यहाँ पर 1 मीटर में ऑब्जेक्ट होगा तो हाइपरमेट्रोपिक आई को वो क्लियरली देख पाएगा। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हाइपरमेट्रोपिक आई को वो क्लियरली नहीं दिख पाएगा, ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि जस्ट बिफोर हमने डिस्कशन किया कि वो लाइट रेज कहाँ फॉल होगा, जाके वो जाके बियॉन्ड द रेटिना फॉर्म होगा। राइट, तो इमेज यहाँ पर बियॉन्ड द रेटिना फॉर्म होगा। बट अगर वही हाइपरमेट्रोपिक आई 1 मीटर डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट्स को रखे तब जाके उसको क्लियरली दिख पाएगा, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस में रहने से वो क्लियरली उसको कन्वर्ज करके रेटिना में फॉल करवा देगा एंड इमेज को वो क्लियरली देख पाएगा। राइट, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इट मीन्स पावर पूछा गया है, हमें पावर फाइंड आउट करना है एंड कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली हमने अभी डिस्कशन किया कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए एंड अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। P इज इक्वल टू 1/f बट इन मीटर्स में होंगे, है ना। एंड यहाँ पर हमें f फाइंड आउट करने के लिए अगेन फोकल लेंथ लेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। राइट, तो पहले हमें u एंड v आइडेंटिफाई करना होगा। हियर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u कितना दे दिया है, -25 सेंटीमीटर। यस, एंड ये नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस हो या मिरर हो ये हमारे लेफ्ट साइड में रहता है। एंड v कितना हो जाएगा, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस हियर, गेस कर सकते हो। यस, अभी देखो, अब हमने लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ था बच्चों, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। राइट, कॉन्वेक्स लेंस के हमने 6 केसेस पढ़े हुए थे, याद करो। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1 दैट इज 2f1, दिस साइड f2 एंड 2f2। अच्छा, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिल्कुल नियर द लेंस। इट मीन्स ये ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के इन बिटवीन है। अगर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है। फर्स्ट केस जो हमने इसका पढ़ा था, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, अगेन ऑप्टिकल सेंटर देके जाने से वो सेम स्ट्रेट चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा and image होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। इट मीन्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पर देख लो इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। राइट, यहाँ पर हमारे आई लेंस का पावर नहीं पूछा गया है बच्चों, कीप इट इन योर माइंड। यहाँ पर हम जो करेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, उसका पावर पूछा गया है। राइट, तो यहाँ पर आई लेंस का पावर नहीं, करेक्टिव लेंस का पावर पूछा गया है। एंड करेक्टिव लेंस क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस से हम हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट कर सकते हैं। जस्ट बिफोर वी हैव डिस्कस्ड, ये हमारे यही क्वेश्चंस का पार्ट्स था, है ना। तो इमेज के लिए यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट नाउ। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है दैट इज 1 मीटर एंड इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब हम इजीली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1 मीटर। एंड व्हाट विल बी द साइन हियर, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, इट विल बी नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया इमेज कहाँ बन रहा है, इट इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट और इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। राइट, एंड यहाँ पर मीटर है इसलिए हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो इट विल बी -100 सेंटीमीटर। राइट, तो यहाँ से हमारा फोकल लेंथ इजीली फाइंड आउट हो जाएगा दैट इज 1/v माइनस 1/u। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, -1/100 -25। राइट, आफ्टर टेकिंग द LCM दैट इज 100, दिस इज -1 एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस एंड 25 इंटू 4 होने से 100 हो जाएगा। सो इट विल बी 4, दिस विल बी 3/100। सो यहाँ पर हमारे पास 1/f आ गया 3/100। तो f कितना आ जाएगा, दैट इज 100/3।
राइट, इट्स वेरी सिंपल। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हम पावर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f इन मीटर्स में होगा। तो पहले ये 33.3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 0.33 मीटर, राइट। सो 1/0.33 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसका डेसिमल हटा दें, इट विल बी 100/33, दैट इज प्लस 3.0 डायोप्टर। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कितना हो गया, कितना पावर चाहिए होगा कॉन्वेक्स लेंस का, दैट इज प्लस 3.0 डायोप्टर। इतना पावर का कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा करेक्ट के लिए, राइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। हमें पता है बच्चों, नॉर्मल आई के नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी, राइट। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, वो हमें क्लियरली क्यों नहीं नजर आते हैं, क्यों हमें ब्लर नजर आते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, सपोज ये हमारा ह्यूमन आई हो गया, राइट। ये हो गया उसका आई लेंस, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, एंड दीज आर द सिलियरी मसल्स। हमने क्या पढ़ा था, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो ये हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये टाइट हो जाते हैं। टाइट होने से ये हमारे लेंस को क्या करते हैं, पुल करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, जिसके वजह से हमारा आई लेंस थिन हो जाता है। सो थिन होने से उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा एंड कन्वर्जिंग पावर लो हो जाएगा, जिसके थ्रू हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। अगेन जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं होते हैं सेकेंड केस में, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आई लेंस इलास्टिक हो जाता है। इलास्टिक होने की वजह से ये थिक हो जाता है, राइट। तो थिक होना जैसे फोकल लेंथ इसका शॉर्ट हो जाता है एंड कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाता है, राइट। बट इसका भी एक लिमिट होता है। तो हमारे आई लेंस का थिकनेस साजुला जिसका कन्वर्जिंग पावर का जो इंक्रीज होना, ये एक लिमिट तक हो सकता है, जिसका जो आई लेंस का जितना एबिलिटी है उतना ही थिक कर सकता है, एज वेल एज उतना ही वो कन्वर्जिंग पावर को हाई कर सकता है, उससे ज़्यादा हाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह से अगर हम 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस देखेंगे तभी हमें क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि उतना ही ये हमारे आई लेंस को थिक करके उतना कन्वर्जिंग पावर को हाई करवा सकता है। तो आई लेंस का थिकनेस एंड कन्वर्जिंग पावर का हाई होना ये कहाँ तक होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर में होगा, तभी जाके हमारा आई लेंस रेटिना में फोकस करवा के इमेज फॉर्मेशन करवाएगा एंड वी कैन एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट जो भी 25 सेंटीमीटर में होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर में रखेंगे तब आई लेंस उससे ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा और उससे ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका भी एक एबिलिटी होता है, उसका भी एक लिमिट होता है। जो ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा एंड कन्वर्जिंग पावर भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से अगर हम ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर से क्लोजर रखते हैं तो हमारा आई उसको क्लियरली नहीं देख पाता है, ब्लर दिखाई देता है। दिस इज द रीजन ओनली। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे? See the answer here. A normal eye can see near objects because the ciliary muscles makes the eye lens more convex or thick. बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल आई नियर ऑब्जेक्ट्स को इसीलिए देख पाता है क्योंकि सिलियरी मसल्स आई लेंस को थिक बना देता है और इसलिए कन्वर्जिंग पावर भी इसका इंक्रीज करके रेटिना में फोकस करवा देता है, राइट। बट अगर ऑब्जेक्ट्स को हम 25 सेंटीमीटर से क्लोजर लगते हैं, बट इफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, then the ciliary muscles cannot make the eye lens more convex or more thick to increase the converging powers further so as to focus them on the retina. Yes, सिलियरी मसल्स के पास उतना एबिलिटी नहीं रहता है कि वो हमारे आई लेंस को ज़्यादा थिक बना सके और उसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हाई कर सके, ताकि ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है उसका इमेज रेटिना में फॉर्म हो सके फर्दर, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? So image distance का क्या होगा हमारे आईज में अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे? क्या इमेज डिस्टेंस भी हमारे आईज में इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा? जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा हुआ था लाइट चैप्टर में, उसके 6 केसेस हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट एक तो ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बिटवीन है, एक तो F1 बिटवीन की है, बिटवीन F1 एंड 2F1, आर्ट 2F1, बियॉन्ड 2F1 और इन्फिनिटी। तो उसके हिसाब से इमेज भी बनते थे, है ना। कोई इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता था, कोई रियल एंड इन्वर्टेड बनते थे एंड डिफरेंट प्लेसेस पे भी बनते थे, राइट। तो क्या हमारे आईज में ही वैसे इमेज बनेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे? या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। क्या ऐसा होगा हमारे आईज में इमेज अलग अलग जगह पे बनेंगे?
नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे आईज में इमेज कहाँ पर बनता है, सिर्फ एंड सिर्फ रेटिना में ही फॉर्मेशन होता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, 25 सेंटीमीटर में हो, 1 मीटर में हो, 10 मीटर्स में हो या इन्फिनिटी में हो, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, रेटिना में ही फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारे आई लेंस एंड रेटिना के बिटवीन, वो क्या है, फिक्स डिस्टेंस होता है। एंड ये जो डिस्टेंस होता है ये ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की तरह। तो ये जो फिक्स होता है इसका डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। इसलिए चाहे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करें चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज करें, इमेज हमेशा कहाँ पर बनेगा, हमेशा रेटिना पे ही फोकस होगा एंड रेटिना पे ही बनेगा इमेज, राइट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, in the eye the image distance, the distance between eye lens and retina is fixed and cannot be changed. So when we increase the distance of an object from the eye, there is no change in the image distance inside the eye. तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है हमारा आई लेंस एंड रेटिना में, ये फिक्स एंड नहीं चेंज हो सकता। सो इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे, जितना भी इंक्रीज करें और जितना भी डिक्रीज करें, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इमेज हमेशा रेटिना में ही फॉर्म होगा, राइट। So this is the answer for question number 9. Come to the next question. Question number 10 is why do stars twinkle? ये क्वेश्चंस भी हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्लास में। उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप देखना चाहें तो यू कैन गो थ्रू दैट। बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी ज़रूर स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों। सपोज ये हो गया हमारा अर्थ, दिस इज अ एटमॉस्फेयर, राइट, एंड ये हो गया हमारा स्टारलाइट जो कि स्पेस से आते हैं। तो ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में आएंगे नहीं, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अनदर वन थिंग इज दैट ये जो स्टार है बच्चों हमसे बहुत ज़्यादा दूर में है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो ये एक पॉइंट जैसा सोर्स है, इसका जो लाइट सोर्स है ये हमें एक पॉइंट जैसा नज़र आएगा, एक ही टॉर्च लाइट का सोर्स जैसा। सपोज ये एक टॉर्च लाइट है, तो इसी पॉइंट से जो भी लाइट रेज निकलेंगे वो हमें एक पॉइंट सोर्स जैसे नजर आएंगे। एंड जैसे ही ये लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है हमें पता है कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं एंड लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, कभी एक मोमेंट में डेंस हो जाता है एंड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एक मोमेंट में डेंस हो जाएगा, एक मोमेंट में रेयर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, राइट। सो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक मोमेंट में हमारा एटमॉस्फेयर डेंस हो जाएगा, एक मोमेंट में रेयर हो जाएगा। अगर रेयर हुआ तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, मोर स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, तब हमारे पास ब्राइट लाइट पहुंचेगा हमारे आइज में, राइट। तो अगेन टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अनदर मोमेंट में जब एटमॉस्फेयर डेंस हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारा एटमॉस्फेयर लेस स्टार लाइट रिफ्रैक्ट करेगा एंड हमें वहाँ पर स्टार लाइट डिम दिखाई देंगे। तो ऐसे ही हमारा ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड एटमॉस्फेरिक का जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है, एक मोमेंट में डेंस होना एक मोमेंट में रेयर होना, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटीज। एंड ये हमारा जो एटमॉस्फेयर के ऑप्टिकल डेंसिटीज है ये कंटिन्यूसली वेरी करता है एंड चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली। सो ड्यू टू दिस कभी हमारा एटमॉस्फेयर रेयरर हो जाएगा, कभी डेंस हो जाएगा। जब रेयरर होगा सो ब्राइट लाइट ज़्यादा हमारे आइज में एंटर करेंगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर ज़्यादा स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करके हमारे आइज में पहुंच जाएगा। अगर नेक्स्ट मोमेंट में एटमॉस्फेयर अगेन डेंस हो गया देन वहाँ पर एटमॉस्फेयर हमारे लेस स्टार लाइट को हमारे आइज में पहुंच जाएगा, तो ये हमें लाइट्स कैसी दिखाई देंगी, डिम दिखाई देंगी। सो ड्यू टू द वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटीज इन आवर एटमॉस्फेयर, कभी स्टार लाइट हमें ब्राइट दिखाई देंगी, कभी डिम दिखाई देंगी, कभी ब्राइट दिखाई देंगी, कभी डिम दिखाई देंगी। सो इसलिए हमें लगता है स्टार्स twinkle. Actually stars are not twinkling but due to atmospheric refraction they appear to twinkle. So इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, the continuously changing atmosphere refracts the light from the stars by different amounts from one moment to the next. When the atmosphere refracts more star light towards us, the stars appears to be bright. Yes, जब atmosphere थोड़ा rarer हो जाए and जब मोर स्टार लाइट को हमारे पास रिफ्रैक्ट करेगा तो स्टार हमें ब्राइट नजर आएंगे। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स लेस स्टार लाइट देन स्टार्स अपीयर्स डिम। जब एटमॉस्फेयर अगेन थोड़ा डेंस हो जाएगा तो वो लेस स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा एंड स्टार हमें डिम नजर आएंगे। सो इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज कैसा होगा, इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10.
कम टू क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। ये क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। सो अगेन विल ड्रा द अर्थ, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर एंड ये हो गया हमारा प्लैनेट। एंड प्लैनेट हमसे मच नियरर प्रेजेंट होते हैं दैन द स्टार्स। स्टार्स बहुत बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनका लाइट एक पॉइंट सोर्स जैसा दिखता है, बट प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं तो इसलिए हमें बड़े नज़र आते हैं। एंड इसलिए इनके जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं ना बच्चों, इनके पास कई सारे सोर्स होते हैं पॉइंट सोर्स लाइट के, मिलियंस ऑफ लाइट सोर्स इनके पास होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही उनमें से कई सारे लाइट रेज आते हैं, मिलियंस ऑफ लाइट रेज आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर उनको रिफ्रैक्ट तो करता है, बट हमें ये दिखाई नहीं देता उनका रिफ्रैक्शन, क्योंकि आज ये होल जो लाइट हमारे पास पहुंचती है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। एंड कांस्टेंट कौन सी लाइट आती है, हमेशा ब्राइट लाइट आती है। क्यों, जैसे मिलियंस ऑफ लाइट रेज सपोज यहाँ से आ रहे हैं तो ये बेंड हो गए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कभी कम लाइट एंटर करेगी, कभी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी हमारे आइज में, बट ऐसा नहीं है। इससे इतना ज़्यादा लाइट आता है बच्चों कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑनेबल हो जाता है ब्राइट एंड डिम करने के लिए। इसलिए जो भी लाइट रेज यहाँ पर आते हैं वो हमारे आइज में कांस्टेंट पहुँचते हैं, राइट। सपोज आप मान लो कि बहुत सारे लाइट रेज जैसे आ रहे हैं, एक पॉइंट सोर्स नहीं आता है, कई सारे पॉइंट सोर्स आते हैं, तो इसमें से अगर कोई एक डिम भी हो गया, कोई एक ब्राइट भी हो गया, बट कॉन्स्टेंटली हमारे पास ब्राइट लाइट ही आए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर इनके लाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करके हमारे आइज में पहुंचाने के लिए ऑनेबल हो जाता है। वो रिफ्रैक्ट तो करता है बट हमारे आइज में ब्राइट एंड डिम लाइट नहीं पहुंचती, हमारे आइज में टोटल एक कांस्टेंट लाइट पहुंचता है जो कि वन एंड ओनली ब्राइट लाइट होता है। इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करने जैसा नज़र नहीं आते हैं, राइट। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द प्लैनेट्स अपीयर टू बी क्वाइट बिग टू अस बिकॉज दे आर मच नियरर टू द अर्थ। यस, हमारे अर्थ से काफ़ी नज़दीक ही, इसीलिए हमें क्वाइट बिग नज़र आते हैं। एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये स्टार जैसा एक पॉइंट सोर्स नहीं है, मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेस हैं प्लैनेट्स। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनएबल टू कॉज वेरिएशन। एटमॉस्फेयर तो चेंज फ्रिक्वेंटली होता है या कंटिन्यूसली चेंज होता है, कभी रेयर हो जाता है, कभी डेंसर हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, बट ये लाइट को ब्राइट एंड डिम करने में अनएबल हो जाता है, लाइट को वेरी करवाने के लिए अनएबल हो जाता है ना। जो भी लाइट हमारे बिग साइज प्लैनेट से आते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, वहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन तो होता है, बट हमारे पास जो भी लाइट पहुँचती है हमारे आइज में वह कॉन्स्टेंटली ब्राइट लाइट पहुँचती है, इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करने जैसा बिल्कुल भी नहीं नजर आते हैं। This is the answer for this question number 11. Come to the next question. Question number 12 is that why does the sun appear reddish early in the morning? मॉर्निंग के टाइम सन क्यों रेड अपीयर होता है, ये भी हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर एंड ये हो गया हमारा होराइजन। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, राइट, तो दिस इज आर सनराइज। तो सनराइज के टाइम क्या होता है, सन हमारा होराइजन में होता है ना। एंड हमारे पास पहुंचने के लिए उसको काफ़ी लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, काफ़ी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गया, ये हो गए हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, है ना, एटमॉस्फेयर के। एंड लार्ज पार्टिकल्स में से क्या हो गए, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, देन डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए। एंड हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, जितने सारे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट्स को जल्दी स्कैटर करते हैं। कौन से लाइट्स को, स्मॉलर वेवलेंथ वाले, कितने कलर्स होते हैं हमारे पास, यस 7 कलर्स होते हैं, दैट इज विव ग्योर, है ना। एंड जैसे ही हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे वेवलेंथ हमारा इंक्रीज करेगा। इट मीन्स वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू जो हो गए, ये हो गए हमारे स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट। एंड हम अभी ये पूछोगे कि अब स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट क्या है, जिसका वेवलेंथ स्मॉल है, पिच की हुई है,
तो ये सारे लाइट्स क्या करेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो लेंथ होता है वेव का वो स्मॉल होता है। तो वो कुछ ही दूर जाते ही स्कैटर हो जाएंगे एंड उनको स्कैटर कौन करवाएंगे, स्मॉलर जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। बट हमारे एटमॉस्फेयर में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, वो सारे वेवलेंथ वाले लाइट्स को स्कैटर करेंगे, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो लार्जर हो। लार्जर में से कौन आएंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये लार्जर क्यों है, क्योंकि उनका वेवलेंथ वेव जो होता है वो फैली हुई होते हैं, है ना, एंड वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो ये सारे जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, ये लार्ज वेवलेंथ्स वाले लाइट्स को भी, जो स्मॉलर वेवलेंथ्स वाली लाइट्स को भी स्कैटर कर लेंगे, राइट। बट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, सनराइज होते हैं, एटमॉस्फेयर के लार्ज पार्टिकल्स के थ्रू ये स्मॉलर वेवलेंथ वाले तो स्कैटर हो जाएंगे, बट लार्जर वेवलेंथ वाले कुछ ही स्कैटर होंगे एंड सारे के सारे ऐसे सीधे निकल जाएंगे। उसमें से सबसे लिस्ट स्कैटर कौन होगा, सबसे ऊपर कौन है, ऑरेंज एंड रेड। तो हमें सन कैसा दिखता है, थोड़ा ऑरेंजेस एंड थोड़ा रेड टाइप का दिखता है, राइट। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट जितने सारे स्मॉलर वेवलेंथ्स वाले लाइट होते हैं ना बच्चों, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के थ्रू ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में स्कैटर आउट हो जाते हैं एंड दे ऑल आर अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, हमारे आइज से ही वो दूर चले जाते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ बचते कौन है, लॉन्गर वेवलेंथ्स वाले लाइट। सो उनमें से लिस्ट स्कैटर वाले लाइट कौन होते हैं, ऑरेंज एंड रेड, क्योंकि उनके वेवलेंथ्स मोर होते हैं एंड दे कैन ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। ये काफ़ी दूर तक जा सकते हैं एंड सीधे निकल जाते हैं, राइट। बट सबसे लिस्ट स्कैटर कौन होता है, रेड कलर होता है एंड रेड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है विदाउट मच स्कैटरिंग। एंड हमने जस्ट बिफोर क्या डिस्कशन किया, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है सनलाइट को हमारे पास पहुंचने के लिए, है ना। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ एंड सिर्फ ऑरेंज एंड रेड लॉन्गर वेवलेंथ्स वाले लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। बट हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर के लिए हमारा आई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम और ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट सन हमें रेडिश अपीयर होते हैं, राइट। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, at the time of early morning most of the smaller wavelength color present in the sunlight has been scattered out and away from our line of sight। so early morning के टाइम जितने सारे smaller wavelengths वाले लाइट होते हैं ना बच्चों, लाइक वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वो सारे स्कैटर हो जाते हैं सनलाइट से एंड सारे हमारे नजरों के सामने से भी दूर चले जाते हैं, राइट। तो सिर्फ सनलाइट में बचता कौन है, लॉन्गर वेवलेंथ्स वाले लाइट लाइक ऑरेंज एंड रेड, एंड वही लाइट से हमारे आइज में पहुंचते हैं ड्यू टू व्हिच सन अपीयर्स रेडिश अर्ली मॉर्निंग, राइट। So come to the next question. Question number 13 is why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? एक एस्ट्रोनॉट को हमारी स्काई क्यों डार्क नज़र आता है, ब्लू क्यों नहीं नज़र आता स्पेस से? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई स्मॉल पार्टिकल्स है, ना ही कोई लार्ज पार्टिकल्स है। अगर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वहाँ पर कोई स्कैटरिंग भी नहीं है। तो हमें लाइट्स क्यों दिखाई देती है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किया था, स्कैटरिंग की वजह से ही लाइट्स दिखाई देती है। एंड स्कैटरिंग किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, in outer space the sky looks dark and black instead of blue because there is no atmosphere। just before we have discussed कि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वहाँ पर अगर पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स डार्क। so this is the answer for question number 13। that's all about this class। see you in the next class। thanks for watching this video।